जिसको तुम आज वेस्ट बंगाल बोलते हो, उस सेक्शन में 6 लाख मुसलमान मार डाले थे इन लोगों ने। मेवाड़ ने आखिरी दम तक जजिया नहीं दिया, कभी नहीं दिया, दूंगे ही नहीं बोले, हम लोग देंगे ही नहीं बोले। शिवाजी महाराज को जिस समय ये पूछा गया था कि बोले आप एक काम करो हमको जजिया दो, तो शिवाजी महाराज ने लेटर में लिखा था पहले बोले औकात होंगी तो मेवाड़ से जाकर जजिया लेके देखा, फिर तेरे को जजिया दूंगा, इतने ताकतवर। तुम नहीं दे रहे, तुमको भी देना पड़ेगा, हम नहीं देंगे, तुम्हारा बाप भी देगा, पैसा दे। ये साला बहुत पिक्चर देखता था, पिक्चर मतलब उस समय का डांस, नाचो नाचो, पैसा भी लूटेगा। लेकिन अगर तू मुसलमान है और तेरे को प्रूफ करना है कि तू मुसलमान है, तेरे को तेरा पैंट खोल के दिखाना पड़ेगा। तुम अगर देखो, तुम अगर औरंगजेब से नफरत कर रहे हो ये समझ के कि नहीं नहीं भैया वो तो मुसलमान था, वो मुगल था, तो मेरे को उसको गाली देना पड़ेगा। द पॉइंट इज, आपको ये नहीं पता कि हमारे 10,000, यही ना कि आपकी 10,000 की छावनी हमारे घर के पीछे खड़ी है, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि 1 लाख नंगी तलवारें लेके मराठा भी खड़े हैं। ठीक है, बैठ जाओ, बोलते क्या चाहिए तुमको, पूरा हिंदुस्तान, और जब हम उत्तर में चढ़ाई करें उस समय आप दक्खन में कोई दखल-अंदाज भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर अपन शुरू कर रहे, दैट इज द लेसन नंबर, ये रहेगा तुम्हारा लेसन नंबर 4। ठीक है, अपन ने पोर्तुगीज देख लिया, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश। ठीक है, अभी अपन क्या देख रहे हैं कि जिस समय पे ये यूरोपियंस भारत में आए, जिस समय पे यूरोपियंस भारत में आए, भारत वाले येड़ फूके क्या कर रहे थे। तुम येड़ फूके बोलोगे ना यार, तुम अपने धुन में थे सारे के सारे, तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा था यूरोपियन आ रहे, मुगल वहां पे तमाशे अलग चल रहे, इनके नीचे कुछ अलग तमाशे चल रहे। चलो तुम एक राम साम्राज्य मराठाओं ने खड़ा तो कर दिया, लेकिन खड़ा करने के बाद भी तुम कितना कैपेबली उसको खड़ा कर पाए ये देखो ना। तो अपना जो लेसन नंबर 4 है, दैट इज इंडिया एट द डॉन, इंडिया एट द डॉन ऑफ यूरोपियंस अराइवल, कि जब यूरोपियन आ रहे थे तुम क्या कर रहे थे, है ना, तुम उस समय क्या कर रहे थे। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, अपने को सबसे पहले ये देखना है, मुगल्स उस समय पे सेंट्रल दिल्ली में बैठे हुए थे, और 1707 आते आते, कौन सा समय बोल रहा हूं मैं, 1707 आते आते औरंगजेब की डेथ हो जाती। लेकिन जिस समय पे औरंगजेब की डेथ हो जाती है, सिर्फ अहोम्स को छोड़ के और मराठाओं को छोड़ के, केरला का कुछ हिस्सा छोड़ के, ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर मुगल का साम्राज्य फैल चुका था। बंगाल में मुगल थे, अवध में मुगल थे, कर्नाटका में मुगल थे, हैदराबाद में मुगल थे, चेन्नई तक मुगल थे, सूरत में मुगल थे, गुजरात में मुगल थे, राजस्थान में भले ही राजपूतों की सत्ता होगी, बट दे वर पेइंग जजिया, मेवाड़ का हिस्सा छोड़ के। मेवाड़ ने आखिरी दम तक जजिया नहीं दिया, कभी नहीं दिया, दूंगे ही नहीं बोले, हम लोग देंगे ही नहीं बोले। शिवाजी महाराज को जिस समय ये पूछा गया था कि बोले आप एक काम करो हमको जजिया दो, तो शिवाजी महाराज ने लेटर में लिखा था पहले बोले औकात होंगी तो मेवाड़ से जाकर जजिया लेके देखा, फिर तेरे को जजिया दूंगा, इतने ताकतवर। मेवाड़ ने कभी जजिया नहीं दिया, कभी नहीं दिया। और मुगलों की 1707 आते आते औरंगजेब जब मरा, 40 साल में मुगल खत्म हो गए, विद इन 40 ईयर्स पूरा डाउनफॉल है। उसके कारण है, अगर तुम मुगलों के डाउनफॉल का कारण देखोगे तो उसके पीछे कारण है मुगलों का, और उसका जो कारण है, उसका मेन कारण औरंगजेब है। द काइंड ऑफ हैबिट्स, द काइंड ऑफ रेन और द काइंड ऑफ रूलिंग औरंगजेब ने अपने समय में की, दैट वॉज वेरी हार्श, वेरी क्रूअल। नंबर 1, इस पट्टे ने जजिया इंप्लाय करवाया था। मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा, यहां पे तुम्हें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, पढ़ना तुम्हें मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम में ही है। चीजें कहां से पढ़नी है, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम से ही पढ़नी है, मैं अलग से नोट्स नहीं देने वाला। यहां से तुम जब मैं जब तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो अपनी किताबों में थोड़ी बहुत चीजें लिख लो, ठीक है, नोट्स बना लो, लेकिन मोर ओवर मोर तुमको मॉडर्न स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। ठीक है, इस पट्टे ने जजिया लगाया, जजिया लगाने के बाद इसकी जो कैप्चरिंग थी, है ना, यानी कि एग्रेसिव कैप्चरिंग जिसको बोलते अपन, ये इसकी सिस्टम थी। जैसे इसने दक्खन में जब आया, आदिल शाह की सल्तनत तोड़ी, तोड़ने के बाद आदिल शाह के लोग शिया थे, इसने जबरदस्ती उनको सुन्नी में कन्वर्ट करवाया, वहां के मस्जिदों भी अटैक हुए, ये कट्टर सुन्नी था। तो ये करता क्या था, ये अपने हिसाब से काम करता था। सो ही पेव्ड अ वे फॉर द डाउनफॉल। सी, इफ यू आर वेरी कैपेबल रूलर, you can win, but there are 110% chances the moment the day you will die,
हु नोज द अपकमिंग रूलर इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू। तो तुम्हारे हार्श रूल्स और उसी तरह से इंप्लाई कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। इसके मरने के बाद 1707 में, ये मरने के बाद में जो रूलर आया वो खुद 63 साल का था, 63 इयर्स का। उसका नाम था शहजादा मुअज्जम। क्या नाम था? नाम ले, मुअज्जम। हाँ, शिवाजी महाराज के तूने एपिसोड देखे क्या मेरे? अगर तूने शिवाजी महाराज के एपिसोड अच्छे से देखे होंगे तो तुझे एक बात समझ में आएगी कि मैंने शहजादा मुअज्जम का नाम 3-4 बार लिया है। शहजादा मुअज्जम कौन है? शहजादा मुअज्जम वो है जो दक्कन में इसके तरफ से औरंगाबाद में रहा करता था। अभी का छत्रपति संभाजी नगर, उस समय का औरंगाबाद, वहां पे वो रहता था। और ये शिवाजी महाराज से बहुत अच्छा खासा डरता था और रिस्पेक्ट भी बहुत करता था। तो मुअज्जम वो था जिसने औरंगजेब को लेटर लिख के शिवाजी महाराज को राजे, ये तख्ता आप उनको दो, मतलब ये टाइटल उनको दो, ये कहने लगा। तो राजे, औरंगजेब ने भी एक अपने तरफ से टाइटल दिया था, वो तो राजा थी लेकिन अपने तरफ से भी एक टाइटल दिया, राजे। तो ये मुअज्जम, इसका नाम था, जब तख्त पर बैठा बहादुर शाह पहला, ये टाइटल इसने अपने लिए लिया। क्या नाम था इसका? मुअज्जम। ठीक है। और तख्त पे भी ऐसे नहीं आया ये, इसको जंग लड़नी पड़ी, बैटल ऑफ जजाऊ। ये लिख ले, ये नहीं है, बैटल ऑफ जजाऊ, सबसे बड़ा बेटा ही है। ठीक है। और 2 साल की तो वॉर ऑफ सक्सेशन ही चला, यानी 1707 में औरंगजेब मरा और 1709 तक इनकी वॉर ऑफ सक्सेशन ही चली। और 1709 से लेके 1712 तक गद्दी में बैठा। 1709 से लेके, हाँ, उसका सगा बेटा था, औरंगजेब का सगा बेटा था, सबसे बड़ा। और जब वो गद्दी में बैठा वो 63 इयर्स का था और 3 साल में मर गया, क्योंकि बहादुर शाह को बहुत रंगीला था ये। दारू, नाच गाना, मौज मस्ती, शराब, पूरा पूरा उसमें धुंध रहता था, तो पूरे हरकतें उसकी वैसी थी। लेकिन बहादुर शाह के रेन में 2-3 चीजें अच्छी देखने को मिली, और उसमें से कुछ चीजें ऐसी थी कि इस बंदे ने सबके साथ में कॉम्प्रोमाइज किया। ये बहुत अच्छा था एज कंपेयर टू औरंगजेब, अच्छा था इन द सेंस। और दूसरी चीज क्या थी, औरंगजेब की तरफ से, अगर औरंगजेब का कोई भी ऐसा शहजादा होगा कि जो लंबे समय तक जंग लड़ा हुआ है मुगलों की तरफ से एज अ शहजादा, वो ये था। ये अच्छे खासे पैमाने पे जंग लड़ चुका था। दक्कन में जब था, दक्कन में उस समय पर रहते हुए ये संभाजी राजे जो थे, जो संभाजी राजे जो शिवाजी महाराज के जो बेटे थे, वो जब उनको मनसबदारी मिली थी, 5000 मनसबदारी, उस समय में भी ये वहां पे मौजूद था। तो इसने अच्छे खासी चीजें देख ली थी और इसको पता था कि मेरा बाप मरने के बाद मैं अपने बाप के जितना ताकतवर तो नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे को रूल करना है तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, जो तुम्हारे जाट थे, ठीक है, जाटों में राजा राजा चूड़ामन सिंह करके थे, और अंबेर के जो राजपूत थे, ठीक है, इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर दिया। पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कि भैया पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट, कि भैया हम तुम्हारे साथ अभी लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, तुमको अच्छे से रखेंगे, इज्जत से। ठीक है। और हुआ ऐसा कि शिवाजी महाराज के जो बेटे थे संभाजी राजे के डेथ के बाद में जो शाहजी राजे, अपना शाहू थे, शाहू वन, किसके बेटे की बात कर रहा हूं मैं? संभाजी महाराज। ही वॉज इन द कैप्टिव ऑफ मुगल्स आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज। ही वॉज इन द कैप्टिव ऑफ मुगल्स। वो मुगल्स के कैप्टिव में होने की वजह से इन्होंने उनको छोड़ दिया, बोले आप भी चले जाओ। एंड ही ऑल्सो डिड द पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट विद द मराठास, कि वी वोंट फाइट विथ यू, यू गो एंड रूल। और उनको छोड़ने के दूसरा कारण भी यह बताया जाता है कि हिस्टोरियंस ये कहते हैं, प्लानिंग ये थी मुगलों की, मुगलों को उस समय पे एज इफ कोई बहुत बड़ा खतरा था नहीं किसी से भी, सिवाय एक के,
And who were they? They were the Marathas. Because during the death of शिवाजी महाराज, मराठा साम्राज्य ताकतवर था, मतलब पीपल में, लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन फैला हुआ नहीं था. लेकिन जिस समय पे औरंगजेब मरा, उसके मरने के बाद में इन लोगों को पता था सबसे बड़ा अगर कोई थ्रेट है तो ये है. और उसमें भी सबसे बड़ा थ्रेट उस समय पे था, वो थे बालाजी विश्वनाथ. बालाजी विश्वनाथ उस समय पे पेशवा नहीं थे, पेशवा ये बाद में बने, बट बालाजी विश्वनाथ, धनाजी जाधव और बाद में बाजीराव पेशवा 1720 के बाद. सो दीज पीपल इमर्ज्ड एज द डेंजरस थ्रेट टू द मुगल एम्पायर. संताजी एंड धनाजी वर द टू वॉरियर्स इन मराठा एम्पायर, जो बहुत ब्रेव वॉरियर्स रहे. तो इनको पता था. सो व्हाट ही डिड, इन्होंने शाहू को छोड़ दिया. रीजन क्या था कि ये वापस जाएंगे, समझाएंगे नहीं, ये वापस जाएंगे और वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाएगा. बिकॉज उस समय पे ताराबाई जो थी, हु इज ताराबाई? राजाराम महाराज की वाइफ, संभाजी महाराज के भाई के वाइफ. ताराबाई क्या कर रही थी? ताराबाई ने अपने बेटे को गद्दी बैठाया था, जिनका नाम था शिवाजी दूसरा. क्या नाम था? शिवाजी दूसरा. ये बाद में पढ़ेंगे हम. एंड शी वॉज रूलिंग विद द हेल्प ऑफ हिम. वो मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी रही थी अपनी. तो इन्हें लगा कि जब ये वापस जाएंगे तो वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि शाहू बोलेंगे कि मुझे बैठना है, वो कहेंगे कि हमें बैठना है, और हुआ भी वैसे. लेकिन ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं. मराठा वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या हुआ, मराठा कैसे जीते, कौन आया, कैसे हुआ, पेशवा कैसे बना, कौन बना, वो बाद में पढ़ते. हुआ ऐसा कि बहादुर शाह जिस समय पे था, अब ये जो तुम्हारे गुरु गोविंद सिंह है 1760 में, अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि इन्होंने राजपूतों के साथ में क्या संधि अपनाई, कॉम्प्रोमाइज वाली. जाटों के साथ में क्या किया, मराठों के साथ में क्या किया. अब हमें देखना इन्होंने सिखों के साथ में क्या. किसके साथ में बोल रहा हूं मैं? लिख ले वहां पे. 1708 में गुरु गोविंद सिंह बलिदानी हुए. ठीक है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ होती है. और इन्होंने क्या किया, जाते जाते, ये आखिरी गुरु थे सिखों के. इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि आज के बाद में तुम्हारा जो आखिरी गुरु रहेगा वो गुरु ग्रंथ साहिब रहेगा. इसीलिए उनको ग्रंथ साहिब नहीं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब बोलते, कि ये जो ग्रंथ है इसमें जो सिखावट दी है, दैट विल बी योर लास्ट गुरु. और गुरु गोविंद सिंह ने जितने भी सिख थे उनको मार्शियल बना दिया था. पता है ना, उन्होंने पंच जो थे, यानी कि कड़ा, उनका जो ये रहती है कृपान, है ना, कड़ा, कृपान, केश, ऐसे 5 जो थे, कच्चा, और एक मेरे को 5वां याद नहीं आ रहा, वो जो 5 है, वो 5 क जो है वो कंपलसरी करवाया. कड़ा, कड़ा क्यों रहता है? प्रोबेबली कड़ा इज फॉर प्रोटेक्शन, कि जब मार रहे हो तो खट, तलवार का ये शायद मैं गलत हो सकता हूं, ठीक है, लेकिन कड़ा का उनका कुछ सिग्निफिकेंस होगा. ठीक है, फिर उसके बाद में कड़ा, कच्चा, कृपान यानी कि वो छोटी वाली, ये केश और पगड़ी, 5 कंपल्शंस करवाए कि केश नहीं काटना. ठीक है, तो ये जो है इसको मार्शल रेस इन्होंने बना दिया. इन्होंने जब इनको मार्शल रेस बनाया तो इसके बाद में, इनके जाने के बाद में, कौन, सिखों, गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद में, हु वर रूलिंग? बंदा बहादुर सिंह. ठीक है, बंदा बहादुर सिंह, ही वॉज वन ऑफ द सिख रूलर. उसने अपनी फोर्सेस निकाल दी थी मुगलों के अगेंस्ट. इसके साथ भी बहादुर शाह ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और कॉम्प्रोमाइज करके बंदा बहादुर सिंह को सच्चा बादशाह की किताब से नवाजा. ठीक है, सच्चा बादशाह, क्या समझा, है ना. और सिख जो थे ये वैसे ही सुनते नहीं थे, इनके आक्रमण कंटिन्यू होते रहते थे. इनके साथ में संधि करने का एक और संबंध भी ये था. होता ऐसा था, अब दिल्ली से पंजाब इतना कुछ दूर है नहीं, ये लोग डायरेक्टली आके अटैक करते थे. अटैक करने के बाद जब इनके ऊपर रिटेलिएट होता था, व्हाट मैक्स टू मैक्स दे यूज्ड टू डू, ज्यादा से ज्यादा इनको हिमालय के फुटहिल्स तक ढकेला जाता था. हिमालय जाने के बाद में पहाड़ों में युद्ध करना वैसे ही बहुत कठिन है, और फिर ये हिमालय में फुटहिल्स में घुस जाते थे, इधर उधर जाके छुप गए, वहां से फिर निकले, फिर अटैक किया. सो उस समय पे इनको लगा कि यार इनके साथ में संधि कर लेनी चाहिए. सो ही गेव द नेम सच्चा बादशाह. अलॉन्ग विद दैट
उन्होंने सिखों ने अपने कॉइन्स भी इशू करना शुरू कर दिया, कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु गोविंद सिंह एंड ऑल। फिर इसके बाद में 1712 में बहादुर शाह की डेथ हुई। बहादुर शाह के डेथ के बाद में रूल करने के लिए आया जहंदर शाह। कौन आया? जहंदर शाह। 1712 में 1712 से लेकर 1723 तक गद्दी पे आता है जहंदर शाह। जहंदर शाह ने सबसे हाथ पहले आते ही जजिया अबॉलिश कर दिया। तो समझ में आ रहा है, इन लोगों को भी पता चल चुका था कि प्रतीकात्मक चीजें खड़ी हो रही है, अपने को विरोध हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जजिया अबॉलिश करवा दिया और इजरा सिस्टम चालू करवाई। इजरा सिस्टम क्या है? इजरा सिस्टम टैक्सेशन सिस्टम है, ध्यान से याद रखना इसको। इजरा सिस्टम टैक्सेशन सिस्टम है, मुगलों के समय में इस्तेमाल होती थी। इजरा सिस्टम में होता ऐसा था कि कोई भी थर्ड पार्टी टैक्स कलेक्ट कर सकती थी। थर्ड पार्टी इन द सेंस, जैसे मैं हूं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं बादशाह हूं। तू कौन है? सूबेदार, गवर्नर किसी एक सूबे का। तेरे बाद में कौन है? तेरे बाद में साहूकार लोग रहेंगे। ये लोग क्या करेंगे, इनके हाथ में रूल रहेगा, दिस पीपल कैन कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम whom? फ्रॉम पीपल। दे कैन कलेक्ट वॉट एवर टैक्सेस दे वॉन्ट, बट ऑल दे हैव टू डू इज, उनको तुम्हें आके देना पड़ेगा, तुम वहां देगा। गेटिंग इट? सो these things were done by whom? These things were done by जहांदर शाह। जहांदर शाह ने आते हुए ये करवाया। अब हुआ ऐसा कि एक साल के बाद फारूक सियार आया। फारूक सियार, एक साल के बाद में फारूक सियार आता है। फारूक सियार जहांदर शाह के भाई का बेटा था, ठीक है। फारूक सियार आता है और 1713 में गद्दी पे बैठता है फारूक सियार। 1712 से 1713, सॉरी 23 नहीं 13, 1712 से 1713, 23 नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। वो एक ही साल जहांदर शाह रहता है। 1713 में फारूक सियार आता है और फारूक सियार, उस समय पे फारूक सियार ने क्या करवाया, वहां पे 2 किंग मेकर्स अवेलेबल थे। कहां पे? मुगल दरबार में 2 किंग मेकर वहां पे अवेलेबल थे, जिनका नाम था सईद ब्रदर्स। क्या नाम था? सईद ब्रदर्स। और सईद ब्रदर्स ने क्या करवाया, ये पट्टे ने क्या किया, फारूक सियार ने विद द हेल्प ऑफ सईद ब्रदर को अपने साइड में कर लिया। विद द हेल्प ऑफ सईद ब्रदर्स इसने जहांदर शाह को मरवा दिया। जहांदर शाह को मरवा दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। और 1713 के बाद में 1715 आते आते इनकी फिर से एक बार कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई सिखों के साथ। ये जब गद्दी पे बैठा फारूक सियार ने फिर से एक बार कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दी। किसके साथ? मुगलों के साथ। और 1715 में इन्होंने बंदा बहादुर और उनके जितने भी आदमी थे, मोस्ट ऑफ द, उनको कैप्चर किया और दिल्ली लेके आए। उनको क्या लेके आए? दिल्ली लेके आए एंड दे वर एग्जीक्यूटेड। दे वर आस्क्ड टू गेट कन्वर्ट, दे डिडंट, सो दे वर किल्ड, एग्जीक्यूटेड। अब उस समय पे एक और ऐसा पट्टा था जो मुगलों के दरबार में वहां पे प्रेजेंट था, लेकिन प्रेजेंट भी कैसे था? औरंगजेब के समय पे, इसके नहीं, मुगलों के दरबार में औरंगजेब के समय पे एक बंदा प्रेजेंट था जिसका बर्थ है 1671 का, जिसका नाम है आसफ जहां। ये लिख ले, ये इंपॉर्टेंट नेम है। 1671 में एक बच्चा पैदा हुआ, इसका नाम था आसफ जहां। और 1707 तक तुम्हारा औरंगजेब भी पैदा जिंदा ही था। तो ये बंदा औरंगजेब के समय पे मुगल दरबार में बैठे रहता था। और मुगल दरबार में बैठे रहने के वक्त 1707 में जिस समय पे औरंगजेब की डेथ हुई, इनने बोल दिया, भैया बोले हम ले रहे, बोले रिटायरमेंट, अब हम नहीं करेंगे काम। यानी 36 साल की उम्र में ही रिटायर्ड हो गया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। ही वॉज वन ऑफ द कैपेबल फाइटर, सेनापति, सेना का अध्यक्ष इन औरंगजेब आर्मी, एंड ही वॉज वेरी कैपेबल, टू डैम कैपेबल। इवन औरंगजेब वॉज कैपेबल। तुम अगर देखो, तुम अगर औरंगजेब से नफरत कर रहे हो ये समझ के
कि नहीं नहीं भैया वो तो मुसलमान था, वो मुगल था, तो मेरे को उसको गाली देना पड़ेगा। द पॉइंट इज, अगर वो बंदे ने इतने सालों तक सल्तनत चलाई और रूल किया, इससे दो तुम्हें समझ में आती है। तुम ये भी कह लो कि हाँ उसको हमारे हिंदू लोग जो थे इधर वाले उधर वाले उसको मदद कर रहे थे। पॉइंट इज, तुमको यह मानना पड़ेगा कि वो ताकतवर था। अगर वो ताकतवर नहीं होता तो तुम उसके नीचे में काम ही नहीं करते। द वेरी फैक्ट कि औरंगजेब तुम्हारे ऊपर काम कर रहा था, वो ताकतवर तो था। हाँ, उसके अपने कुछ डर होंगे, उसकी कुछ खौफ होंगी कि वो महाराष्ट्र में कभी पैर नहीं रखा उसने, क्योंकि उसको पता था महाराष्ट्र में जिस दिन मैं पैर रखूंगा तो मेरे को मारा जाएगा। राजस्थान में कई जगहों पे वो घुसा नहीं, उसको पता था, बट वो होशियार था, इसीलिए इतने समय तक रूल कर पाया। उसके दरबार में एक था आसफ जहां। तो आसफ जहां ने बोला देखो बोले हमारे राजा साहब जब तक रहेंगे हम रहेंगे, नहीं तो उसके बाद रिटायरमेंट लेंगे। आसफ जहां ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन फारूकसियार ने उसको व्हाट्सएप किया, बोले अब नहीं, बोले अब वापस आना पड़ेगा, बोले यू हैव टू मेक अ रिटर्न, WWE नीड्स यू, गोल्डबर्ग को वापस आना पड़ेगा। बोले वैसे आसफ जहां को फोन किया, बोले तुमको वापस आना पड़ेगा। तो आसफ जहां बोले आना पड़ेगा क्या? बोले बिल्कुल आना पड़ेगा। बोले आ जाओ, बोले आ जाएंगे। बोले फिर आसफ जहां को वापस बुला के लेके आया, बिकॉज आसफ जहां वॉज वेरी कैपेबल। आसफ जहां को बुला के लेके आया, और आसफ जहां का एक और नाम तुम्हें हिस्ट्री में पता चलता है, दैट नेम इज निजामुल मुल्क। वज्रावस्थान देखा क्या चाहिए तुम्हें? पूरा हिंदुस्तान देखा है, वो सीन देखा है। पर आपको यह नहीं पता कि आपके तक के पीछे हमारी 2000 की छावनी के खड़ी है। याद आया क्या सीन? हाँ वही है ये, वो जो हैदराबाद में निजाम वहां पे बैठा हुआ है वही है ये। वो जो तुमको निजाम दिखाया, और जिस निजाम ने निजाम शाही लाई, क्या बोला मैंने, जिसके नाम से हैदराबाद की निजाम शाही पहचानी जाती, वही है ये। आपको ये नहीं पता कि हमारे 10,000, यही ना कि आपकी 10,000 की छावनी हमारे घर के पीछे खड़ी है, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि 1 लाख नंगी तलवार लेके मराठा भी खड़े हैं। ठीक है बैठ जाओ, बोलते क्या चाहिए तुमको? पूरा हिंदुस्तान। और जब हम उत्तर में चढ़ाई करें उस समय आप दक्खन में कोई दखल-अंदाजी नहीं करेंगे। याद आया क्या? वही। तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे अपन अच्छे से, ठीक है, इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे 1724। लेकिन 1724 तक दिक्कत यह है, 1724 तक फारूकसियार जिंदा नहीं बचेगा। पहले अपन फारूकसियार पढ़ लेते। 1724 में ये दक्खन में गया, 1724 में ये दक्खन का सूबेदार बना, लेकिन 1724 तक फारूकसियार जिंदा नहीं रहेगा। तो फारूकसियार जिंदा रहेगा बाद में, तो उसके बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अपन क्या पढ़ लेते, इसका, इस पट्टे का ये पढ़ लेते हैं कि फारूकसियार ने सबसे फेमस चीज, अगर फारूकसियार की कोई रही होंगी तो फारूकसियार की सबसे फेमस चीज ये है कि लिख ले, ये इंपॉर्टेंट है। 1717 में, क्या बोल रहा मैं, 1717 में फारूकसियार ने फरमान दिया था, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस फरमान को मैग्ना कार्टा भी बोलते। तेरे को मैग्ना कार्टा नहीं समझता है क्या होता है मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा नहीं पता? मैग्ना कार्टा सुना है क्या? जैसे तू अभी तेरी शादी हो जाएंगी, तो शादी होने के बाद तू बोलेगा कि नहीं, तो अपनी वाइफ, तेरी वाइफ के रूल रहेगा तेरे घर में, तो बोलेगा यार मेरे को मैग्ना कार्टा होना घर के अंदर, तो तेरे को अलाउ कर देंगे कुछ चीजें, तेरे को बोलेगा मेरे को मैग्ना कार्टा मिल गया। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा समझा था। मैग्ना कार्टा अगर मैं तुमको छोटा छोटा बताऊं तो 1215 में, समझ लेना, ये 1215 में रफली बता रहा हूं, 1215 में ओरिजिनल मैग्ना कार्टा दिया था। मैग्ना कार्टा ये टर्म बहुत बार आएंगी, जहां जहां भी तुमको जो जो चीजें मिले वो मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था कि उस समय पे इंग्लैंड का जो राजा था, तो इंग्लैंड के राजा के खिलाफ वहां के जितने भी नोबल्स थे, कोर्टियर थे, कोर्ट नोबल्स थे, जो दरबार में बैठते थे, उनने बोला देख, बोले फालतू बना नहीं होना, बोले मेरे को बहुत हो गया, बोले राजेशाही, कुछ साल बीत गए, बोले गॉड भी आके चले गए, बोले गॉड के बेटे जीसस भी आके चले गए, बोले 1215 आ गए, बोले अब तुमको अच्छे से काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना है? बोले हमको भी कुछ अधिकार होना। ऐसा नहीं बोले कि वो एक आध दिन तू उठा, रात को बीवी के साथ झगड़ा हुआ, दूसरे दिन उठा तू रूल बना रहा, ऐसा नहीं, तुमको कुछ अधिकार मेरे को देने पड़ेंगे। बोले नोबल्स भी अपने तरह से ये लेंगे। और समय के साथ तुम अगर देखोगे तो वहां पे बाद में पार्लियामेंट बनी इंग्लैंड में बाद में पार्लियामेंट बनी, और वो दुनिया से बहुत पहले बन चुकी थी बाकी के देशों से। तो यही जो मैग्ना कार्टा है, ये उन नोबल्स को दिए गए अधिकार है।
तो जब भी तुम्हें तुम्हारे इसमें कुछ अच्छे अधिकार मिल जाते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो, उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। समझ गया? छोटे छोटे इसमें उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। 1215 में कुछ नोबल्स लोग थे इन द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, उनने बोल दिया ऐसा है बेटा, बोले हमको भी अधिकार होना, उनने अधिकार दे दिए, उसी को बोलते हैं अधिकार, उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। समझा कि नहीं समझा? तो अब यहां पे क्या है कि जो मैग्ना कार्टा फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, उसके हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत चीजें मिलने लग गई। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स में से एग्जेम्पशन पड़ गया। समझा क्या? इनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। पहले क्या होता था, ये अगर बंगाल में काम कर रहे, सूरत में काम कर रहे, ये इधर उधर काम कर रहे, तो कोई भी टैक्स IRS ऑफिसर जाता था, बोले हमको टैक्स चाहिए, उस समय का बोले हमको टैक्स होना। तो वो अभी क्या हुआ, इन लोगों से चीजें ऐसी हो गई कि भैया तुम एक काम करो, तुम हमको सालाना पैसा दे दिया करो, सूरत में कुछ पैसे दे दिया करो, बंगाल में कुछ पैसे दे दिया करो, और तुमको जो हरकतें करना है वो करो। एक सालाना इनकी चीजें फिक्स हो गई, 10,000 रुपए का अमाउंट तुमको देना है, 20,000 रुपए का अमाउंट तुमको देना है, फिर उसके बाद तुमको जो चकल्लस करना है करते बैठो, हम तुमको बीच बीच में रोकेंगे नहीं। दूसरी चीज, सालाना इनको 3,000 रुपए देने थे उस समय के। 3,000 रुपए हमको लाके दे दो किराया, तो तुमको जो करना है करो। और इन लोगों को दस्तक इशू करने का परमिट मिल गया। दस्तक यानी क्या होता है? दस्तक यानी कि एक तरह की स्टैंपिंग, एक तरह का लेटर। जैसे कि सपोज कर तेरी कंपनी सूरत में थी, सूरत में तेरी कंपनी है, और तेरी कंपनी महाराष्ट्र में नहीं है उस समय पे, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ सेक्शन मुगलों के अंडर में भी है ना। तो होगा क्या, वहां से निकलने के बाद तू जब यहां पे आ रहा है इस जगह पे, तो इस जगह पे आने के बाद यहां के सूबेदार ने तेरे को तकलीफ देने को नहीं होना, तो तेरे को अलग से लेटर सरकार से लाने की जरूरत नहीं, तू खुद ही अपना लेटर निकाल सकता है। वो परमिशन भी इनको मिल गया। इसी को बोला गया इन्होंने, क्या बोला गया? दस्तक। कलकत्ता के अराउंड में इनको, इनके जो लैंड्स हैं, इनको मोर लैंड रेंट करने को दिए गए, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नाम के सिक्के भी चलने लग गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के आते हैं, देख लेना, वो उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के भी अपने बनने लग गए। समझ में आ रहा है? और फिर क्या हुआ, हैदराबाद में इनको फ्री राइट ट्रेड्स मिल गया। वहां पे तो निजामुल मुल्क ही था, निजामुल मुल्क नहीं था, सॉरी, वो जाने का था, लेकिन हैदराबाद भी इनके अंडर में था, वहां पे फ्री राइट ट्रेड मिल गए। और सूरत में इनको 10,000 रुपए देना था एनुअली, और मद्रास में भी इनको ट्रेडिंग करने का रूलिंग मिल गया। और बाकी के जितने भी ड्यूटीज थे, इनसे इनको एक्सटेंड कर दिया। अब हुआ ऐसा, अब ध्यान से सुनना, अब हुआ ऐसा, ये तो हो गए अपन, आते आते आ गए अपन 1719 तक। 1717 में फरमान दे दिया। 1717-1718 के वक्त बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन चुके थे पहले। 1713, 1712 में पेशवा बने, अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। और वो जब पेशवा बने तो इनने क्या किया, इन्होंने मुगल दरबार में ट्रीटी साइन की, पेशवाओं ने ट्रीटी साइन की। और ट्रीटी साइन करके उन्होंने बोला, देखो बोले छत्रपति जो है, इनको फॉर्मली तुमको बोलना पड़ेगा कि ये छत्रपति है, इनको भी कुछ राइट्स देने पड़ेंगे। और वो जो ट्रीटी है उसका विरोध फारूक सियार ने किया। सईद ब्रदर्स उसके लिए रेडी थे। सईद ब्रदर्स को पता था कि मराठाओं की ताकत बढ़ रही है, फालतू लफड़े झगड़े करके इन लोगों को मतलब नहीं। फारूक सियार ने नहीं बोल दिया। फारूक सियार ने नहीं बोला, ऐसा है क्या बेटा, बोले 1719 में फारूक सियार को सईद ब्रदर्स ने एग्जीक्यूट करवा दिया, खत्म। समझ में आ रहा है नोबल्स की पावर कितनी खतरनाक हो रही है? हाँ, 3 नोबल्स का नाम बिल्कुल पक्के से आएगा, सईद ब्रदर्स, 2 सईद ब्रदर्स और आसफ जहां, निजामुल मुल्क। और उसके बाद में निजामुल मुल्क का भाई का लड़का, सॉरी पोता। क्या समझ में आ रहा है? इनने क्या किया, इनने सीधा सीधा एग्जीक्यूट करवा दिया। फिर इसके बाद में ऐसा होता है कि 1719 में इन्होंने
रफीउद दरजत और रफीउद दौला, ऐसे ब्रीफ टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए, मतलब 2 महीना 3 महीना, वो नाम है तुम्हारे स्पेक्ट्रम में, एक बार पढ़ना। छोटे से टाइम के लिए रफीउद दौला यानी कि शाहजहां दूसरा इसको थ्रोन पे बैठाया। बोले तूने बैठ, काम नहीं करो, भाग, बैठ, भाग। ज्यादा ही पावर बढ़ गई थी, नहीं सुना, ठोक दो, उड़ा दो, निकाल दो। और 1719 में एक राजा बैठा तख्त पे, इसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इसका नाम नहीं है, उसकी हरकतों को जैसे उसको बोला गया। क्या बोला गया? मोहम्मद शाह। और ये कितने समय तक बैठा? 1719 से लेकर 1748 तक, लंबे समय तक बैठा ही, तकरीबन 29 साल बैठा ही है। और मोहम्मद शाह रंगीला जो था, ही वॉज यंग एट दैट टाइम। क्या समझा? है? उस समय पे ये यंग था, 18 साल का। इनने कॉल किया निजामुल मुल्क को, बोले बुलाओ, बोले उसको। किसको बुलाया मोहम्मद शाह रंगीला ने? यानी कि आसफ जहां, है ना, निजामुल मुल्क को बुलाया। बोले अपने को एक काम करना है। बोले क्या करना है? सईद ब्रदर ठोक देने। बोले सईद ब्रदर को ठोक दिया। निजामुल मुल्क ने सईद ब्रदर्स को एग्जीक्यूट करवाया। अब तेरे को समझ में आ रहा है, एक दूसरे से ज्यादा लड़ाई में लग रहे हैं लोग। इनने सईद ब्रदर को एग्जीक्यूट करवा दिया। और 1721 के आते आते, हाँ, वो आते से ही 6-7 महीने में उसने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। 1721 में इसने, ये जो तुम्हारा निजामुल मुल्क है, इसने जैसे एग्जीक्यूट करवाया 1721 के थोड़े पहले, इसने निजामुल मुल्क को डिग्री दे दी ग्रैंड वजीर की। वजीर रियासत था। ग्रैंड वजीर यानी कि मुगल सल्तनत जितनी फैली हुई है, उसमें भी वजीरों में जो वजीर है वो आप, सबसे ग्रैंड जो है वो आप। और 1721 में निजामुल मुल्क ने क्या किया, ये जो मोहम्मद शाह रंगीला था, ये साला बहुत पिक्चर देखता था। पिक्चर मतलब उस समय का डांस, नाचो नाचो तमाशे। निजामुल मुल्क किसके अंडर में रहा है? पहले किसके अंडर में रहा है? हाँ, औरंगजेब के। औरंगजेब नशीला नहीं था, रंगीला नहीं था। औरंगजेब से अगर तुमको कुछ सीखना है तो उसका डिसिप्लिन सीखो। औरंगजेब पैसे भी कैसे कमाता था? टोपियां सिल के। टोपियां सिलता था खुद, पिक्चरों में देखना, टोपी सिलते हुए दिखाएंगा तेरे को। वो टोपी बिकता था, उससे जितने पैसे है वो अपने इसमें इस्तेमाल करता, वो सब वो अपने धर्म के काम के लिए लगा था। वो धर्मांधा था पूरा, अदरवाइज ही वॉज वेरी कैपेबल। अब इनने क्या कर लिया 1721 में, इसने कोशिश की, इसने क्या कोशिश की कि दरबार में जितना भी करप्शन चल रहा है, दरबार में जितना भी नाच गाना चल रहा है, इन सब राजगानाओं को बंद करने की कोशिश उसने की। बोले कुछ तो करना पड़ेगा ना, बंद तो करना पड़ेगा, है ना। और 1723 में क्या हुआ, जितने भी कोर्टियर्स थे इनने कान भर दिए। किसके कान भर दिए? मोहम्मद शाह रंगीला के। क्योंकि अगर तू डांस गाना देख रहा है तो अकेले तो पिक्चर ज्यादा टाइम तक एंजॉय नहीं कर सकता। यू वांट समवन टू कम विथ यू टू वॉच द मूवी, राइट। सो वैसे ही इसके भी कुछ कान भरने वाले लोग थे जिसके साथ में बैठ के नाच गाना देखता था। तो नाच गाना देखते वक्त 1723 में इन्होंने कान भर दिया। देखो बोले निजामुल मुल्क जो है, बोले ही इज ट्राइंग टू रिमूव द करप्शन। ये सब बंद कराने के चक्कर में बोले किसी दिन आपको भी खा जाएगा। बोले आपको तो पता है, बोले बादशाह के कुछ है नहीं, रहा नहीं आजकल, कभी भी कोई भी बादशाह मर रहा। क्योंकि 1707 से 1723 के बीच में 4 से 5 बादशाह वैसे चेंज हो गए ना, ये मर रहा, वो मर रहा, वो मर रहा, नोबल में मार देते थे। तो इसको अवध भेज दिया। बोले अवध जाओ आप, वहां के गवर्नर बनो। बोले आप। लेकिन निजामुल मुल्क पहले ही दक्खन का गवर्नर रह चुका है, औरंगजेब के समय पे भी, और बीच बीच में रहता था वो। बोले आप एक काम करो, आप अवध जाओ। वो अवध नहीं गया, वो अवध नहीं गया, वो गया सीधा सीधा डेक्कन में। और 1724 में एक जंग होती है, उस जंग का नाम है बैटल ऑफ सावरखेड़ा।
साकरखेड़ा, ठीक है, क्या होती है, जंग होती है, बैटल ऑफ साकरखेड़ा। अगर तेरे को साकरखेड़ा नाम समझ रहे हैं, महाराष्ट्र में कहीं पे हुई है, साउदर्न महाराष्ट्र में, ठीक है, बैटल ऑफ साकरखेड़ा। निजाम ने मुगलों के उस समय पे जो गवर्नर था दक्कन का, उसको हरा दिया। हाँ मेरे को चाहिए, बोले मैं उधर जाऊंगा, और इसने हैदराबाद के एरिया में और उधर के एरिया में दक्कन में अपनी सल्तनत जमा दी, आसफ जहां ने, ठीक है, आसफ जहां ने अपनी सल्तनत जमा दी। इसने मुगलों को टोटली ऐसा नहीं बोला कि मैं मुगलों को मानता नहीं, और वो जो वहां पे बैठा था, तो उसने जब हराया उस समय के वहां के इसको, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था उसने भी उसका विरोध नहीं किया। उसने क्या बोला, बैठने दो बोले, क्योंकि उसको मालूम था ये बहुत ताकतवर है, ये फिर घूम के आया तो अपने पे चढ़ जाएगा, बोले इसको बैठने दो, इसको जो करना है करने दो। उसकी रियासत में मुगलों के ही सिक्के चलते थे, उसने उसको अप्रूव कर दिया, है ना, उसने उसको अप्रूव कर दिया कि ठीक है बेटा, बोले तेरे को रहना है रहे, हम तेरे को तकलीफ नहीं देंगे। इसके बाद में 1737 में 1728 में 1724 में इधर आया और इसने तकलीफ देना शुरू कर दिया मराठों को। इसने पुणे पे आक्रमण किया, आजू बाजू के एरिया में आक्रमण किया। लेकिन 1720 में कौन पैदा हो गया था, मतलब 1720 में तख्त पे कौन आया था, पेशवा हो गए बाजीराव, और बाजीराव सुनने वाला था नहीं। बाजीराव ने 20 साल में 40 युद्ध लड़े, 40 में से एक भी नहीं हारा, इतना डेंजर था बाजीराव, और बाजीराव बहुत डेंजर था, मतलब अलग ही हरकतें करता था वो। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी जब शुरू करूंगा, और संभाजी राजे के बाद में मैं लेटर मराठास पढ़ाऊंगा। सो दिस इज नथिंग बट द बैटल ऑफ पालखेड़, जहां पे इन्होंने ये किया। और पेशवा जो थे बाजीराव, वो इतना डेंजर, 500 लोगों को लेके, कितने, सिर्फ 500 लोगों को लेके दिल्ली में घुस गए थे, दिल्ली कैप्चर कर ली थी, दिल्ली के तख्त पे जाके बैठा था सीधा। 500 तख्त कैप्चर नहीं किया, वो बाद में मराठास बताऊंगा तुमको, बाद में जब वो सीरीज बताऊंगा, सीरीज में डिटेल में दूंगा मैं तुमको। बाद में बैठाया मुगलों को इन्होंने फिर से, लेकिन बोले इसके बाद में जो बैठेगा मुगलों के तख्त पे, वो हम डिसाइड करेंगे। बोले कौन बैठेगा, तुम डिसाइड नहीं करोगे, बोले हम डिसाइड करेंगे। उस समय आर्मी नहीं थी दिल्ली में, कम आर्मी थी, होंगी 3-4 हजार की आर्मी होंगी। 3-4 हजार की आर्मी को तो 500 ऐसे मारते थे फटाफट फटाफट, ये बहुत डेंजर थे। 2-3 हजार की आर्मी भी होंगी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक आदमी 10-10, 5-5 काट डालता था, फट 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 फट। तो 500 × 5 25 से तो ऐसे ही कटे, और जाके बैठ गए। और मुगलों की जो आर्मी थी वो उस समय में ऊपर के साइड में थी, पंजाब राजस्थान इधर उधर घुसी थी, तो इसका फायदा इसको मिल गया। और प्लान ही होगा एकदम डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि आज क्या करना है, दिल्ली दिल्ली चलेंगे, ऐसे थोड़ी किया होगा। पता होगा ना कि वहां पे आर्मी नहीं, इसीलिए इतनी कम आर्मी लेके गए तुम। अदरवाइज मराठा आर्मी उस समय बढ़ गई थी, बड़ी बड़ी आर्मी थी अपने पास में, इन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया, और मराठा उसकी पावर बढ़ रही थी। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, सब जगह से चौथ वसूल कर रहे थे। बोले हमको तो पैसा होना है, बोले नहीं देंगे तो मारेंगे, बोले सबको पैसा मांग रहे थे, सबको, किसी की नहीं सुनते थे मराठा, बहुत बदमाश। वो गलतियां भी अपनी, सबसे पैसा लेंगे, तुम नहीं दे रहे तुमको भी देना पड़ेगा, हम नहीं देंगे, तुम्हारा बाप भी देगा, पैसा दे। ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहां से मराठों ने चौथ वसूल नहीं करी है। तंजौर में, तंजौर कहाँ पे आता है, मद्रास के पास में, चेन्नई में, चेन्नई के पास में, कहाँ पे, तुम्हारे तमिलनाडु में। वहां पे कौन बैठे, वहां पे भोसले बैठे। इंदौर में होलकर बैठे, वहां पे ग्वालियर में सिंधिया बैठे, बड़ौदा में गायकवाड़, यहाँ पे नागपुर में भोसले, और पुणे के पास में बाजीराव, मतलब पेशवास पूरा फैला के रखा था। और नीचे में वो पेशवा नहीं, देख क्या हुआ, वो मराठों के वक्त जब हम पढ़ेंगे तो पेशवा के बाद में जो बालाजी बाजीराव जो आए, बालाजी बाजीराव को ये समझ गया था कि सेंट्रली रूल करना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक जगह पर बैठ के सब जगह पे रूल नहीं कर सकता। तो इन्होंने चारों जगह पे, चारों खानों में फैला दिया कि भैया नॉर्थ वाला एरिया जो है, ग्वालियर के ऊपर वाला एरिया तुम संभालो। महाराष्ट्र को, इंडिया को सिर्फ बीच में से काटा, मतलब मैपिंग उसकी कटी। जो तुम्हारा राइट साइड वाला भाग है, यानी कि जो तुम्हारा ईस्टर्न इंडिया है,
उसके तरफ नागपुर वाले भोसले देखेंगे, फिर अपन देखेंगे नागपुर वाले भोसले उड़ीसा बंगाल बंगाल तक मारती वो घुसे थे, बारगी के युद्ध है वो देखेंगे अपन मराठा वो बंगाल तक घुसे थे, मतलब इतने घुस गए थे कि कलकत्ता के आजू बाजू में जो उनकी बाउंड्री थी उस पर गड्ढे खोदने पड़े थे, पूरे लंबे लंबे गड्ढे करके रखे थे कलकत्ता के आजू बाजू में। और गड्ढे इसलिए किए थे, आदिल शाह आया, बस 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 बस। तो गड्ढे इसलिए करे थे इन लोगों ने क्योंकि इनको दो चीजें पता थी कि मराठे इतने मारते थे और बंगाली में गाने लिखे गए मराठों के ऊपर, गालियाज पड़ी उसमें, भोसले ने इतने अटैक किए वहां पे बहुत। मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो तुम्हारा हुगली वाला साइड है जिसको तुम आज वेस्ट बंगाल बोलते हो, उस सेक्शन में 6 लाख मुसलमान मार डाले थे इन लोगों ने, इसीलिए वो आज हिंदू पॉपुलस ये है और मुस्लिम पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल में ज्यादा थी उस समय पे, आज का बांग्लादेश। मराठों के बारे में अगले इसमें पढ़ेंगे अपन लोग। फिर क्या हुआ, और 1738 में, अब अपन 1737 में आ गए, इनने कैप्चर कर लिया और कैप्चर करके इंदौर में वापस आया। कौन? बाजीराव, ये वापस आया। 1738 में नादिर शाह आया। कौन आया? नादिर शाह आया। नादिर शाह आया। उसने इंडिया पे अटैक किया। पहले लाहौर कॉन्कर किया और लाहौर कॉन्कर करने के बाद उसने सीधा 1738 में उसने लाहौर कॉन्कर किया। ठीक है, उसने क्या किया? लाहौर कॉन्कर किया और 1739 में उसने सीधा दिल्ली पे आक्रमण किया और विद इन 3 आवर्स ये लोग दिल्ली जीते। इतना पैसा लूटा कि मयूर सिंहासन जो था, जो मोरपंख का सिंहासन था, वो तो लूट के गया ही गया। दिल्ली के हर घर में घुस के इन्होंने पैसा लूटा। और एक किलिंग कैसे कर रहे थे पता है तुमको? अगर तू हिंदू है तू तो मरेगा, तेरे घर से औरत भी जाएंगी, पैसा भी लूटेगा। लेकिन अगर तू मुसलमान है और तेरे को प्रूफ करना है कि तू मुसलमान है, तेरे को तेरा पैंट खोल के दिखाना पड़ेगा। तो जो खतना होता है ना, अगर खतना हुआ है तो मुसलमान है, तेरे को छोड़ देंगे, नहीं तो मारेंगे। हाँ, नादिर शाह ने अबे 3 घंटे में प्लंडर कर दिया था। नादिर शाह ने, इतनी मारामारी हुई थी। इस तरह से तो किलिंग हुई है नादिर शाह ने किलिंग हुई। अरे तो कर ही नहीं पाए ना प्रोटेक्शन मुगल वाले, क्योंकि बाजीराव ने जब 1737 में अटैक किया, उसने इतना भयंकर अटैक किया था वो वाला, उसमें बहुत नुकसान हुआ था इनका। वापस आने के बाद में 1739 में फिर से नादिर शाह ने अटैक कर दिया। और ऐसा ही नहीं, नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण करने के बाद में इसने क्या किया कि तुम्हारा जो इंडस था, इंडस नदी जो थी, सिंध नदी थी, सिंध नदी के उस साइड में, अफगानिस्तान के साइड में मुगलों की सत्ता तो थी। लाहौर वाहौर साइड में मुगलों की सत्ता थी, लेकिन इसके आक्रमण के बाद इंडस के उस साइड में कभी कैप्चर नहीं हो पाया। मुगलों की तरफ से तो कभी कैप्चर नहीं कर पाया, बहुत वीक कर दिया था इस आने के बाद। फिर ऐसा हुआ 1747 में से 1767 तक, उस बीच में आया तुम्हारा अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने आके बहुत बार रेड मारे, आता था जाता था। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का कौन था? नहीं, गुलाम, उसका गुलाम था। और इसने इसको बैठा के रखा कि बोले तू आया कर जाया कर। 1747-1767 के बीच में बहुत बार आया वो। और तुम्हारी जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो होती है 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या? 1748 में तुम्हारा रंगीला गया। अब कौन आया? अब आया तक के ऊपर अहमद शाह। 1748 में कौन आया? 748 से लेके 1754 तक, ठीक है, ये तुम्हारा अहमद शाह आया, है ना। और अहमद शाह जो था ये कोई इतना कैपेबल रूलर नहीं था। इसके समय पे जितनी भी रूलिंग जो हो रही थी वो
मुगल दरबार की जितनी भी औरतें थी वही संभालती थी। उसमें भी एक किबाए आलम करके थी। किबाए आलम यानी कि क्वीन मदर, वही सारा का सारा चीजें देखा करती थी। और 1754 में फिरोज जंग तीसरा, अब फिर से याद रखना, 1754 में फिरोज जंग थर्ड, क्या बोल रहा मैं, 1754 तक ये बैठा है, ठीक है। 1754 में फिरोज जंग थर्ड, ये कौन है, ये आसफ जहां का पोता है। आसफ जहां ने कौन, निजामुल मुल्क, इसने इसको ब्लाइंड कर दिया। किसको, ये तुम्हारे अहमद शाह को, अंधा। अब्दाली नहीं बोल रहा मैं, अहमद शाह बोल रहा हूं मैं। अहमद शाह को इसने अंधा किया, भगा दिया इसको, बोले भग बोले ऐसे। और 1759 में आलमगीर दूसरा इसको तख्त पे बैठाया, उसने काम नहीं किया, कुछ दिनों में उसको भी मार दिया। ना ना, ये ऊपर ही था, इसका दादा नीचे था, ये ऊपर ही था, इसने इसको भी मरवा दिया। दक्खन में भले ही वो होगा, उसने उसको रेफ्यूट थोड़ी किया था ना कि हम तुम्हारी मान रहे नहीं है। और फिर जब आलमगीर आलमगीर 2 भी जब मरता है, तो आलमगीर 2 के मरने के बाद में जो वहां के लोग थे उनको 2-3 चीजें तो अच्छे से समझ गई थी कि मुगल अभी इतने कुछ ताकतवर रहे नहीं, तो मुगल अगर ताकतवर रहे नहीं तो अपन भी अपना सल्तनत फैला सकते, और अगर अपन सल्तनत फैला सकते तो अपनी सल्तनत फैलाने के लिए अपने को 2-3 चीजें करना पड़ेगा। मुगलों से डायरेक्टली झगड़े मत करो, उनको बोल दो कि हाँ यही है, हम तुमको पैसा देंगे। बट विद द कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे ये लोग अपने इंडिपेंडेंट भी हो गए। कंडीशन ऐसी थी कि उस समय पे बंगाल में नवाबी चलती थी, बंगाल का नवाब अलग हो गया, मराठास तो बहुत राइज में आ गए, मराठा अभी अगले चैप्टर में देखेंगे अपन। अवध भी अलग हो गया, जाटों ने भी अपना अलग कर दिया, सिखों ने भी अपना अलग कर दिया, सिख भी बहुत पावरफुल हो गए थे। सबने अपने अपनी रूलिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग कर दी। हाँ, मेन मिल बीच वाला हिल गया था। सो दिस वॉज मुगल्स, समझा, ये थे तुम्हारे मुगल सल्तनत। अभी इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मराठा सल्तनत, ठीक है।